नमस्कार। जीतेगा तो मोदी ही, ये चिंता इंडिया गठबंधन को खाए जा रही है। लेकिन ये जो जीतेगा तो मोदी ही जिस संदर्भ में बीजेपी के लोग कहते हैं या उनके समर्थक कहते हैं, वो संदर्भ ये है कि सब मोदी को वोट देंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन इसको लेकर कुछ अलग सोचने लगा है और इसको लेकर एक बड़ी चिंता सामने आई है। राहुल गांधी ने आज अपने सहयोगियों के सामने एक भाषण दिया। उस भाषण में कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं जो सबके कान खड़े कर देने वाली हैं। पहले कुछ खास बातें राहुल गांधी के भाषण की सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम सब अगर मिलकर विरोध करें तो बीजेपी को हरा सकते हैं। आशावादी चीज। इसके साथ उन्होंने कहा कि अगला चुनाव हमारा है, लोग नाराज हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात की चिंता है कि चुनाव निष्पक्ष होगा या नहीं। हमें खुद को सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन नहीं मानना चाहिए, बल्कि एक प्रतिनोद के रूप में देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कही है कि आप ये पॉलिटिकल, मैं इस बात से बहुत निराश रहता हूँ कि भाई आपने गुंताड़ा कर लिया, 4 सीट मेरी हो गई, 2 टिकट मुझे मिल गए ना। हमें ये मिशन देखना चाहिए कि हम एक विचारधारा के तौर पे कुछ करना चाहते हैं देश के लिए। ये राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कही कि हमको एक रेजिस्टेंस फोर्स बनना चाहिए जो अलग अलग मुद्दों पे काम करे, जैसे कि आजकल हो रहा है कि पर्चा लीक है या दूसरी चीज़ों पे, तो हम जनता के लिए लड़ें, मिल के लड़ें। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम चुनाव का गठबंधन करें। ये राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात की। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा, संसद में, सड़क पर, यूनिवर्सिटीज़ में नीट और सीबीएसई के मुद्दों पर और ग्रेट निकोबार परियोजना के मसले पे हम लोग मिलके लड़ रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, आरएसएस और बीजेपी के आइडियोलॉजी पे कोई समझौता नहीं। उन्होंने संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, इसलिए हमें सीधे जनता के बीच जाना होगा और मैं अपने सहयोगियों की आलोचना खुले दिल से स्वीकार करूंगा। यानी भाई ऐसा नहीं है कि अगर आप मेरी बुराई करोगे तो मैं, अब इसके अंदर से मैंने जो चुना, जो इंपॉर्टेंट चीज वो मैं आपको बताऊंगा। और इस पूरी चीज के बीच में जैसे राहुल गांधी ने कहा, जैसे जो इंपॉर्टेंट बात कही कि हमें सीधे जनता के बीच जाना होगा। संस्थाओं ने पर कब्जा कर लिया, तो जनता के बीच जाने से क्या हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे शक है कि चुनाव निष्पक्ष होते हैं या नहीं, ईमानदारी से होते हैं या नहीं। ये दोनों चीज़ें एक संदेश दे रही हैं, वो ये कि जीतेगा तो मोदी ही। आप कुछ भी कर लो, जब चुनाव में जाओगे, आज ही देखिए वहां पे एक साथ एक जगह बहुत सारी ईवीएम जल गई कोलकाता में, चुनाव के ठीक बाद में। कर लो, क्या कर लोगे, इसका मुकाबला कैसे करोगे। और आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए। आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल, मैं हूं ब्रजेश वशिष्ठ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट गई हुई है और मैं उत्तर प्रदेश नामक प्रांत में रहता हूँ जहाँ पर लाइट जाना, लंबी लंबी लाइट कटना फिर से आम बात हो गई है, जो कुछ साल पहले तक एक बड़ी रेयर चीज़ हो गई थी। जैसे ही बारिश आती है लंबी लाइट कट जाती है, वगैरह वगैरह। तो बड़ा सवाल ये कि आप इसका मुकाबला कैसे करोगे। अब इन पार्टियों के साथ एक दिक्कत थी, एक दुविधा थी जो सामने आती। जैसे खड़गे बोलते थे कांग्रेस पार्टी के अंदर कि भाई अगर हमने लोगों से ये कहा कि ईवीएम में धांधली है, तो पब्लिक कहेगी कि ईवीएम में तो धांधली है और जीतना बीजेपी को ही है, तो अपना वोट कांग्रेस को देकर क्यों खराब किया जाए। जनता में बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे सोचते हैं। इस वजह से चुनाव के टाइम पे कांग्रेस के लोग इस आस में कि चुनाव में जो कुछ है वो है, लेकिन फिर भी उतने % ज़्यादा लोग वोट डाल देंगे तो हम जीत जाएंगे।
लोकसभा चुनाव में 2024 के जो हुआ उसमें बाद में बहुत सारे विश्लेषण आए, आरोप लगे, और वो ये कि अगर धांधली ना हुई होती तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में सरकार नहीं बना सकती थी। पर ये आरोप थे, तरह तरह के विश्लेषण थे। उन्हीं आरोपों में से और उन्हीं विश्लेषणों में से एक चीज़ निकल के आ रही है, और वो चीज़ ये है कि अगर चुनाव ही रिग हो जाएगा, अदालतों में ही आपकी सुनवाई नहीं होगी, तो आप क्या करोगे? क्योंकि अभी मीनाक्षी नटराजन का केस आपने देख लिया, तृणमूल कांग्रेस चिल्लाती रह गई, एसआईआर पे क्या हुआ, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। अब इन सब मामलों में हम विपक्ष के नज़रिए से ही देख रहे हैं, हमको नहीं पता, अंतिम सत्य तो हमको नहीं पता भाई। तो कुल मिला के जो चुनौती है वो ये है। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि इस चुनौती का कांग्रेस पार्टी या ये जो इंडिया गठबंधन वाले मुकाबला कैसे करेंगे। ये जितना जन जागरण कर लें, जितना घोटाले खोल लें, जितना भी एक्सपोज कर लें, आजकल तो सोशल मीडिया पे लोग इनको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इनकी पक्षी चीज़ें ज़्यादा शेयर हो रही हैं, ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं राहुल गांधी को, ज़्यादा लोग सुन रहे हैं राहुल गांधी को। वो एक तस्वीर बदली हुई है, लेकिन उसके बावजूद आखिर में जब जनता चुनने जाएगी, और जैसा राहुल गांधी की आशंका है, और जनता की मर्जी से सरकार नहीं बनेगी, सरकार किसी और पद्धति से चुन ली जाएगी, तो क्या करोगे? ये सवाल इस पूरे विपक्ष के गठबंधन के सामने खड़ा हुआ है। तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि चुनाव में जाए बगैर ही मोदी सरकार को बदल दिया जाए? अब यहाँ एक बड़ा सवाल आपके मन में आएगा, जो मेरे भी आएगा। बड़े पत्रकार हैं, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध जो पुराने पत्रकार हैं विवेक देशपांडे, उनके दिमाग से ये चीज़ आई थी। मैं चर्चा में सत्येंद्र में बैठा हुआ था, वहाँ मैंने सुना, मैंने उससे सोचना शुरू किया कि कौन सा ऐसा रास्ता हो सकता है जिसमें चुनाव में गए बगैर मोदी सरकार को हटा दिया जाए। तो आपके हमारे दिमाग में सीधे ही आएगा कि सड़क पे उतर जाओ, बवाल कर दो, विद्रोह कर दो। तो सरकार की ताकत के आगे तो आप नहीं टिक सकते। हमारे देश की सरकार को हमने फौज दी है, नक्सलवादी कहाँ टिके? क्योंकि जितनी फौज है, जितना हथियार हैं, बड़ा पूरी ताकत है, उसके सामने, सत्ता की ताकत के सामने लोग मिलके नहीं ठहर सकते। तो आप उस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अगर सोचो भी, जैसे राहुल गांधी रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कितना कॉकरोच आंदोलन उतार दो, लेकिन सरकार अगर इस पे आ जाए कि हमको सत्ता नहीं छोड़नी है, क्योंकि अब चिंतन सत्ता पे काबिज रहने का है, सत्ता को शिकंजे में रखने का है। अब वो दौर पुराना वाला चला गया। तो कथित तौर पे जो आदमी चुनाव आयोग को पूरा मैनेज कर सकता है, जो न्यायपालिका को मैनेज कर सकता है, ऐसा ये मानते हैं विपक्षी वाले, तभी तो, जो इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकता है, वो आदमी आपको कोई रास्ता ऐसा अगर आप अपनाते हो सड़क पे उतरने वाला, उसको तो कामयाब नहीं होने देगा। सदन में स्पीकर का क्या रवैया रहता है, वो सारी की सारी उस पर आलोचना तमाम हो चुकी है। एक चले गए धनखड़ साहब, वो कैसे करते थे सबने देखा है। तो ये पूरा का पूरा दृश्य, पूरी जो सिचुएशन है, पूरी तस्वीर है, सारा सेटअप बदला जा रहा है। बुलडोजर सिलेक्टिव चल रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज होने से रोके जाने के नाम पे चेंज की जा रही है, बहुत चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे में जब सत्ता की ताकत बहुत बड़ी है, तो आप ये तरीका तो नहीं अपना सकते कि आप सड़क पे रह के कर दो। तो फिर एक तरीका बचता है, और ये तरीका ऐसा है जिसमें आखिरी मौका है उन लोगों के लिए भी जो आज किसी मजबूरी में या कथित तौर पे ईडी सीबीआई के डर से या किसी और वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उनके लिए भी ये आखिरी मौका है। 2029 के बाद शायद ये मौका ना बचे, लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, या ईडी की वजह से या किसी भी वजह से, वो भारतीय जनता पार्टी का पाला क्यों छोड़ेंगे और सरकार को हटाने के क्रम में क्यों शामिल होंगे? ये बड़ा सवाल है। तो उनके सामने दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि वो अगर अपनी सरकार बचा भी लें तो भविष्य में उनका क्या होने वाला है,
महाराष्ट्र में शिंदे को देख लीजिए, आप अजित पवार की पार्टी को देख लीजिए, तब क्या होगा? तो अभी जो आपको 4 दिन की चांदनी मिल रही है किसी भी वजह से, कल वो छूट सकती है। तो ऐसी हालत में, दूसरा आप जो भी हो मजबूरी में हो, ऐसी हालत में अगर आप उसके साथ शामिल हो जाते हो उस क्रम में जो ये मानता है कि इस बार आखिरी मौका है, तो आप कुछ कर सकते हो। तो वो कौन सा तरीका है जो इसको बदलाव को ला सकता है? मेरी राय में वो तरीका ये है कि संसद में सारे गैर बीजेपी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, एक साथ हो जाएं। दुनिया जानती है कि नीतीश ने पाला अगर बदला तो वो, ये आम धारणा है कि वो खुशी खुशी नहीं बदला। निश्चित तौर पे उनकी बहुत सारी चीज़ें थी, वो सामने समय के साथ चीज़ें आती हैं। बहुत सारी सरकारें राज्यों की गिर जाती, इसलिए उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो आज भी भारतीय जनता पार्टी एक अल्पमत की सरकार चला रही है। करना क्या है? करना यह है कि आप सड़क पे गए बगैर, चुनाव में गए बगैर, संसद के अंदर लामबंदी करो। एक स्वच्छ और फेयर राजनीति के नाम पे आप लामबंदी करो इस आधार पे कि हमें ताज़ी हवा में सांस लेनी है और लोकतंत्र को बचाए रखना है, संविधान के अनुरूप देश चलना चाहिए। और अगर हम इस बार नहीं जागे तो फिर वैसे भी हम जागने लायक नहीं रहेंगे, हमारी आंखें नहीं खुलेंगी। हम, जैसा होता है आदमी का जब आंखें कभी नहीं खुलती, दोबारा स्थिति आ जाएगी, क्योंकि अगले चुनाव के बाद तो ये जो मौका है वो भी नहीं रहेगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी जहां पर है अभी, वहां पर उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, इकट्ठी होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाएं। हालांकि वो काम भी आसान नहीं होगा, और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दें। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे सत्ता से बाहर जाएगी तो ईडी का दर बाहर चला जाएगा, सीबीआई का डर बाहर चला जाएगा, और जो मीडिया आज गोदी मीडिया दूसरी चीज़ें बना हुआ है, उसके पीछे सिर्फ लालच नहीं है, उसके पीछे डर भी है। उसमें से बहुत सारे लोग निकल के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मीडिया की ताकत भी कमज़ोर कर देंगे। सत्ता से बाहर जाते ही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होने वाली है, अगर आपको जानना है तो तृणमूल कांग्रेस को देख लो। तृणमूल कांग्रेस सिर्फ इसलिए गई क्योंकि उसके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं थी। कड़वी बात, कैडर बेस्ड पार्टी होने के बावजूद एक बड़ी संख्या में सांसद उस पार्टी के और विधायक ऐसे लोग थे जो बाहर से लाए गए और बना दिए गए। कहाँ बिहार की कीर्ति आजाद, कहाँ बिहार के शत्रुघ्न सिन्हा, कहाँ संतोष मोहन देव की बेटी सुष्मिता देव, कोई सेलिब्रिटी इमेज है, कोई कुछ है, कोई क्रिकेटर है इरफान। तो ये सारे लोग जो हैं जब इकट्ठे हो गए, यूसुफ पठान, इरफान पठान के भाई, तो जब ये पूरा सीन आप देखते हैं अपने आसपास, तो उस पार्टी में क्यों सारे के सारे लोग साथ थे? क्योंकि ममता बनर्जी के पास ताकत थी। ममता बनर्जी की पावर के सामने सारे लोग अपनी असहमतियां जेब में रख के घूम रहे थे। जैसे ही उनको मौका मिला, उन्होंने ममता बनर्जी को सबक सिखा दिया। अब अगर आप भारतीय जनता पार्टी में आए तो आज भारतीय जनता पार्टी विचार के आधार पर खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी नहीं है। बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी की कोर आइडियोलॉजी के लोग थे, ये सच है, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने आप को उपेक्षित अनुभव करते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से अलग अलग सौदेबाजी करके लाए गए लोग, बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग, दूसरी पार्टियों के लोग आज अहम पदों पे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बनते हैं उसी जगह पे, उसी शहर में। विवेक शेजवलकर को पूरी ज़िंदगी हो गई काम करते करते, नहीं बन पाते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर बनते हैं तो उनको भेज दिया जाता है स्पीकर बना के। बहुत सारी चीज़ें अंदर ही अंदर ये दिखा रही हैं कि भाई उस जगह पे भी तृणमूल कांग्रेस वाली समस्या है। जो तृणमूल कांग्रेस के अंदर था वहाँ पे था,
वहां पर भी मोदी जी की ताकत के कारण, और निशिकांत दुबे का एक बयान बहुत मार्के का है कि जो कुछ है आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के कारण है। अगर उनको हटा के चाहे शाह को बिठा दोगे या योगी जी को बिठा दोगे, ना तो वो पार्टी को इतना इंटीग्रेट रख पाएंगे, ना इतनी पावर ला पाएंगे। देश में मोदी का जो जलवा जो उन्होंने बनाया, कैसे भी बनाया, उसके कारण इंटीग्रेशन है, और उस जलवे में मोदी की पावर का बहुत बड़ा रोल है। मोदी का डर, आप सोचिए, जब ये बात कही जाती है कि कैबिनेट के फैसले कैबिनेट के मंत्री नहीं लेते हैं, वो उस पर सिर्फ ठीका लगा रहे होते हैं, मोहर लगा रहे होते हैं, तो आप कल्पना कर लें उस मोदी के हटते ही पार्टी का क्या होगा। तो ये जो एक सिचुएशन दिखती है वो ये दिखती है कि अगर विपक्षी दल अच्छी तरह से एक हो जाएं और सारी तोड़ फोड़ वगैरह को दरकिनार करके अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए, एक विचार ये चल रहा है कि सारे लोग कांग्रेस में विलय कर जाए, कोई नहीं करता भाई, कोई अपने आप को क्यों खत्म करेगा किसी के साथ में। लेकिन ये सारे लोग इकट्ठे होके अगर आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देते हैं, यहां पर भी एक फार्मूला बन जाता है कि मोदी शाह बाहर हो जाएंगे तभी चलने देंगे, तो भी जो एक डर है इन नेताओं के अंदर का, वो निकल जाएगा। तो उस डर को निकालने के लिए, 29 के लिए, अपने अस्तित्व को संभालने के लिए, और जो बात होती है कि संविधान बदल जाएगा, उसके चूंकि वो अब उसके बाद में आप देखेंगे तो सीमाएं बदल जाएंगी, सीटों की तमाम सारी चीज़ें पेंडिंग चल रही हैं। एक बड़ा एजेंडा पीछे से काम कर रहा है, SIR भी चल रहा है। तो फिर उसका एक ही उपाय है कि आप संसद में लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के दायरे में रहकर मर्यादा के साथ इस सरकार को अगर हटा सकते हैं तो हटा लें, वरना जो चिंता राहुल गांधी की है उसके हिसाब से 2029 का चुनाव जीतना तो मुश्किल है। उम्मीद करता हूं विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।